Hello everyone, welcome to Hello School. This is Ajit Singh. The key point today's lecture is torque on dipole, charge distribution and electric flux. जैसे कि आपको पता है कि हम अच्छे से 12th क्लास को कवर करते आ रहे हैं और आज इसी सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें जो हमारे की पॉइंट्स हैं फर्स्ट चैप्टर में वो क्या रहेगा, टॉर्क ऑन डाइपोल। मतलब जब भी डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर कितना टॉर्क अप्लाई होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसके कितने टाइप्स हैं, किस प्रकार ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब जब किसी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाएगा तो उस बॉडी पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 3 टाइप से होगा। वो कैसे कैसे होता है उसको हम देखेंगे और उसके बाद जो हमारा फाइनल टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेक्चर लंबा हो सकता है, आप एंड तक बने रहें कि आपको अच्छे से समझ में आए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपका टाइम पर पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा टॉर्क ऑन डाइपोल। तो मतलब जब भी किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर कितना टॉर्क अप्लाई होगा वो हम आज देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डाइपोल क्या है। डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 इक्वल अमाउंट के और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे पर कम से कम डिस्टेंस पर सेपरेट रहते हैं। जैसे कि आपको दिखाया गया है कि यहाँ एक डाइपोल ए भी लिया गया है जिसमें 2 चार्ज अपोजिट नेचर के -q और +q, बट इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम। एक दूसरे से लीस्ट डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं क्या, 12 पर रखा गया है। इसी सिस्टम को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर। उसके बाद इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, जो आपने पढ़ा है कि दोनों में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का सेपरेशन का मल्टीप्लाई जो होगा वही क्या कहलाएगा, डाइपोल मोमेंट। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, P। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये जो फील्ड लाइन है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, तो हम इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने पढ़ा है कि जब भी किसी चार्ज को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, F = Q × E। क्लियर। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और निगेटिव चार्ज है तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जैसे ही हमने इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल के जो चार्जेस हैं उन पर एक फोर्स अप्लाई होने लगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज इस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमने कह दिया क्या, F, और ये इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या जाएगी, F × QE। उसके बाद ये जो निगेटिव चार्ज इस पर फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, F = Q × E। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट अपोजिट नेचर रहेगी। उसके बाद तो इन पर जो टोटल मतलब नेट फोर्स जो होगा F नेट निकालने लगे तो कितना हो जाएगा, Q × E प्लस, तो ये कितना है माइनस का QE, तो कितना आने वाला है, 0। मतलब अगर इस पर हम बात करें तो लीनियर फोर्स 0, नेट लीनियर फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी किसी सिस्टम पर लीनियर फोर्स, नेट लीनियर फोर्स या फिर टोटल लीनियर फोर्स की वैल्यू 0 आएगी तो उस पर लीनियर फोर्स नहीं लगेगा बट क्या लगेगा, कपल ऑफ फोर्स, मतलब 2 या 2 से अधिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ मिलकर ये फोर्स जो होंगे वो क्या बनाएंगे, एक टॉर्क, और उसी टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। ठीक। तो वो जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा, टॉर्क होगा क्या, टॉर्क इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहला फोर्स ये हो गया और दूसरा वाला फोर्स ये हो गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली। तो हमने क्या किया, इस फोर्स की एक्शन लाइन को पीछे बढ़ा दिया और इस वाले फोर्स की एक्शन लाइन से हमने इस पर क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम कह देंगे, इसको कह दें हमने C। इसी डिस्टेंस को हमें निकाल के यहाँ से टॉर्क निकालना है। टॉर्क डिनोट करते हैं टो से, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, Q × E, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, BC। ये आपको जो दिखाई दे रही है। तो हमारा काम क्या होगा, पहले इस BC को ही निकालना, इसको कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में लीजिए ACB में, ट्राइग्नोमेट्री आपने अच्छे से पढ़ी है। ये जो एंगल है थीटा है, ये कितना एंगल है, थीटा। मतलब डाइपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाकर रखा हुआ है, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना रहेगा, थीटा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ये क्या है, थीटा, और ये भी कितना होगा, थीटा। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, BC साइन थीटा बराबर क्या लेंगे, परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, AB। तो हमें क्या निकालना है, BC। तो BC कितना होगा, AB साइन थीटा। अब यहाँ से AB की वैल्यू हम देखें तो AB की वैल्यू कितनी है, 12, तो ये जाएगा 12 और साइन थीटा। तो BC की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी,
12 sin थीटा। इस इक्वेशन में पुट कर देना है इसको, तो कितना आएगा, टो इक्वल क्यू ई मल्टीप्लाई 12 sin थीटा। अब इसको क्या लिखना है, ई सेम क्यू, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा sin थीटा। ठीक, आपने ये पढ़ा है क्या है, Q मल्टीप्लाई 12, यह है डाइपोल मोमेंट P, तो इसको लिखेंगे E, हो जाएगा P sin थीटा। तो जो फाइनल आंसर होगा आपका वो क्या होगा, P sin थीटा। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा है कि जो टॉर्क होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, वेक्टर टो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको इसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, तो टो इज डायरेक्टेड अलोंग P क्रॉस E, मतलब P क्रॉस E की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, टो की। ठीक, उसमें पहली जो सिचुएशन है वो क्या है, देखो अभी जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, मतलब जैसे इस पर एक टॉर्क अप्लाई होगा, टॉर्क मतलब रोटेशनल मोशन में जो फोर्स अप्लाई होगा, टॉर्क जो अप्लाई होगा वो इस डाइपोल को रोटेट करने का ट्राई करेगा, रोटेट करने के बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने को उसको ट्राई करेगा। तो पहली सिचुएशन ये है, हमने मान लिया कि जैसे इस पर टॉर्क अप्लाई हुआ उसने इस डाइपोल को रोटेट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाकर रोक दिया। तो इस सिचुएशन में देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डाइपोल मोमेंट है उनके बीच का एंगल कितना है, डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब डाइपोल मोमेंट भी इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। अब इस पर कितना टॉर्क अप्लाई होगा, ये हो जाएगा PE sin थीटा, थीटा मीन्स 0 और sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। इस सिचुएशन में जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रहेगा और उस पर टॉर्क कितना रहेगा, 0, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टेबल। इसको आप नोटबुक में अपने अच्छे से नोट करेंगे, स्टेबल। क्लियर। उसके बाद अब क्या है, उसने और रोटेट कराया डाइपोल को, और डाइपोल रोटेट होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में आकर रुक गया, मतलब डाइपोल जो मोमेंट है इस बार क्या है, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन। तो इनके बीच का जो एंगल होगा इस टाइम वो कितना हो जाएगा, 180, एंटी पैरेलल हो गए। अब कितना टॉर्क अप्लाई होगा, PE sin 180, और आपको पता है कि sin 180 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। तो जैसे ही 0 की मल्टीप्लाई करेंगे सारा कितना हो जाएगा, 0। देखो अभी जो डाइपोल है वो एंटी पैरेलल है, बट जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है उसको हम बोलेंगे क्या, 0 है। तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे अभी क्या था, स्टेबल, जब इसी डायरेक्शन में था। अब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, तो हम इसको बोलेंगे अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप कि आपको ये भी बात समझ में आई होगी। उसके बाद अब क्या है, डाइपोल को रोटेट कराएगा और डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर पोजीशन में आकर स्टॉप हो गया, मतलब डाइपोल मोमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस डायरेक्शन। तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90। तो थीटा इस बार कितना है, 90। टो कितना हो जाएगा, PE sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इस सिचुएशन में जो डाइपोल पर जो टॉर्क अप्लाई होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। तो यही वो कंडीशन है जिस टाइम डाइपोल जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है उस पर जो मैक्सिमम टॉर्क होगा वो कब होगा, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, जिसकी वैल्यू क्या होगी, टो इक्वल PE। क्लियर। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जब किसी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाएगा और उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसी को हम बोलेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप से हो सकता है। पहला क्या होगा, डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा क्या होगा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जब हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि उस बॉडी पर जो चार्ज होगा वो एक जगह तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा और एक जगह क्या हो जाएगा, कम। तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जहाँ पर किसी भी बॉडी के सरफेस पर, किसी भी बॉडी की लाइन पर या फिर वॉल्यूम में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर एक स्थान पर, हर एक प्लेस पर अलग अलग होगा, कहीं पर अधिक रहेगा, कहीं पर क्या रहेगा, कम। तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं क्या, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप कहोगे कि डेफिनेशन हमें नोट्स में कैसे लिखनी है, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आपको क्या लिखना है, व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन ए बॉडी, व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन ए बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली,
तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे क्या, डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जब भी किसी बॉडी के सरफेस पर चार्ज जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसी को हम बोलते हैं क्या, डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन द अदर हैंड, अब बात करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जब भी किसी बॉडी के सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको हम बोलेंगे क्या, continuous charge distribution. When the charge distribute on a surface या on a line on the body uniformly is called continuous charge distribution. अब continuous charge distribution जो होगा वो 3 टाइप्स का हो सकता है। पहला क्या, linear charge distribution, दूसरा क्या, surface charge distribution, और थर्ड क्या हो जाएगा, volume charge distribution। आइए देखते हैं इनको एक एक करके ये क्या होंगे। तो सबसे पहले जो है वो क्या है, linear charge distribution। अब linear charge distribution क्या होगा, जब भी चार्ज किसी बॉडी की एक लाइन पर या फिर किसी रिंग की बाउंड्री पर या फिर इसके सर्कमफेरेंस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आपको एक लाइन दिखाई गई है और यहाँ जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद यहाँ एक रिंग दिखाई दी है आपको और इसकी बाउंड्री पर, ना कि सरफेस पर, ये केवल बाउंड्री पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होने वाले टर्म्स को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब डेंसिटी का मीनिंग तो आपको पता है कि डेंसिटी का मीनिंग क्या होगा कि मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन यहाँ वो डेंसिटी नहीं है। यहाँ जो डेंसिटी से मीनिंग है वो क्या होगा कि पर यूनिट लेंथ में, किसी भी वायर की पर यूनिट लेंथ में जितना भी चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से और इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, Q/L। मतलब यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा उसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर। उसके बाद इसकी जो यूनिट होगी वो होगी कूलम पर मीटर और डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L−1/80। लेकिन है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जब भी किसी बॉडी के सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसी को हम बोलते हैं क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आपको दिखाया गया है, ये एक स्फीयर है और स्फीयर के पूरे सरफेस पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसे यहाँ एक क्या दिखाया गया, एक प्लेट है और उसके पूरे सरफेस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होने वाले टर्म्स को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से और इसकी वैल्यू होती है Q/A। अब Q/A का मीनिंग क्या है कि किसी भी बॉडी के सरफेस पर, किसी भी बॉडी के यूनिट सरफेस पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। ओके, वैल्यू क्या होगी, सिग्मा Q/A, यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L/80। थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जब भी किसी स्फीयर या फिर कोई एक ऐसी बॉडी है जिसके वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हमने मान लिया कि एक स्फीयर है और ये क्या है कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जब हम इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो हमने ये मान लेता है कि इसको बनाते टाइम, चार्ज करते टाइम इसके वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा यूनिफॉर्मली। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हमने क्या कहा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद ये क्या है, क्यूब हमारे पास, और क्यूब के वॉल्यूम में भी चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होने वाले टर्म्स को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं रो से और इसकी वैल्यू होती है Q/V। इसका मीनिंग क्या है कि किसी भी बॉडी के यूनिट वॉल्यूम में, किसी भी बॉडी के यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर क्यूब, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L/380। आई होप कि आपको ये तीनों टर्म समझ में आए होंगे। तो मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन द लाइन या बंडी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन कैसे लिखनी है, ये मोस्ट आपको ये याद रखना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन पर यूनिट लेंथ ऑन एन बंडी ऑब्जेक्ट, बंडी ऑब्जेक्ट, ओनली बंडी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑन बंडी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बात करते हैं किसकी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस ऑफ ए 2D ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन ए पर यूनिट एरिया
ऑफ ए 2D ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा से डिनोट करेंगे, क्यू बाई इसका फॉर्मूला होगा, यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा और डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा N/280। ठीक, उसके बाद बात हम करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ऑन द वॉल्यूम ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए 3D ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला ये लिखा है, यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा N/380। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा अब? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? बेसिकली आपको याद रखना है कि जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो सोर्स चार्ज कहलाएगा और अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मेजर जिससे करेंगे उसी स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, मैंने एक प्रॉपर डेफिनेशन भी लिख के रखी है कि हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक सरफेस को रखा और उस सरफेस से जितनी भी फील्ड लाइंस अटैच होंगी, लिंक होंगी, उन्हीं फील्ड लाइंस को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक विद ए सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक ऐसा सरफेस रखा है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाके क्या हो रही है? लिंक। उन्हीं लिंक हुई फील्ड लाइंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद अब इसको डिनोट करते हैं हम किससे? फाई से या फाई ई से कर सकते हैं, फाई से या फाई ई से। ठीक, अब ये जो डिपेंड करेगा वो कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ एक सरफेस लिया। अभी जो फील्ड लाइन्स है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस को रख दिया। अब ये सरफेस एक पर्टिकुलर साइज का है, मैं इसको साइज को घटा नहीं रहा हूँ और बढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक, अभी देखो यहाँ ध्यान से, इसमें जो फील्ड लाइन्स है वो क्या है? 1 2 3 4। अब मैं चाहूँ तो इसमें और फील्ड लाइन्स इंक्रीज कर सकता हूँ। अब जैसे ही फील्ड लाइन्स इंक्रीज करूँगा तो इससे फील्ड लाइन्स का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब फील्ड लाइन्स का नंबर जैसे ही बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब जैसे ही फील्ड लाइन्स बढ़ी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ गया और जैसे ही फील्ड लाइन्स कम हुई इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो गया? कम हो गया। तो पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो रहेगा वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर। दूसरी बात, अब मैंने क्या किया, यहाँ दो सरफेस लिए, एक छोटा वाला और एक क्या है? बड़ा वाला। इस छोटे वाले सरफेस पर ये 1 2 3 4 5 6 ही फील्ड लाइन्स अटैच हैं। उसके बाद मैंने क्या लिया? बड़ा वाला सरफेस, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पर ये 10 फील्ड लाइन्स अटैच हैं। तो हम कह सकते हैं जैसे ही हम सरफेस को इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स का जो अटैचमेंट है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स का अटैचमेंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स का अटैचमेंट बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा, ये जो एरिया है सरफेस का, इसके क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे ही एरिया को इंक्रीज किया जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा और जैसे ही एरिया को डिक्रीज किया जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अब जो फ्लक्स है वो बात करता है कि एरिया जो है तुम्हारा वो सरफेस जो है वो किस पोजीशन में रखा गया है। तो पहली पोजीशन तो ये है, देखो हमने इसको क्या रखा है? इसके पैरेलल रखा है और पैरेलल रखने पर जो इसका एरिया वेक्टर है ये वाला एरिया वेक्टर क्या होगा? हमेशा ऐसे याद रखना है एरिया वेक्टर को, किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर निकालने के लिए वो सरफेस के क्या रहेगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर। जैसे कि मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने एक सरफेस है और इस पर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी? बिल्कुल मैं जिस साइड इसको देख रहा हूँ एरिया वेक्टर में इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब ये क्या रहेगा? मेरे साइड। अब मैं आपकी तरफ से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकाल तो आपकी तरफ से जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी वो मेरी साइड रहेगी। आपको बिल्कुल ऐसे मान के चलना है एरिया वेक्टर को कि जिस साइड हम देख रहे हैं उसके अपोजिट साइड सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी। अब ये वाला जो सरफेस है इसका प्लेन जो है वो इस प्रकार है ऐसे। अब इसका प्लेन या तो नॉर्मल ऊपर होगा या फिर क्या होगा? नीचे। तो हमने क्या लिया? ऊपर को एरिया वेक्टर डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इस साइड। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 90। मतलब जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 है तब इस सरफेस पर एक भी फील्ड लाइंस लिंक नहीं हो रही है। मीन्स इस सरफेस को एक भी फील्ड लाइंस काट कर नहीं जा रही है। तो 1 2 3 4 ही फील्ड लाइंस जितनी भी इस पर लिंक नहीं हो रही है। तो यहाँ जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा?
0। अब फील्ड लाइन से लिंक नहीं है तो फ्लक्स भी क्या होगा 0। हमने क्या लिया, इस सरफेस को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया। अब ये ऐसे रखा है तो इस पर एरिया वेक्टर क्या होगा, या तो इस साइड होगा या फिर क्या होगा इस साइड। तो मतलब ये एरिया वेक्टर भी इस साइड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड होगा। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, सेम डायरेक्शन के लिए 0। बट तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो सरफेस रखा हुआ है इस पर ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अटैच हो रही है। तो यहाँ जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी, जब थीटा 90 है तो फ्लक्स है मिनिमम, और जब थीटा 0 है तो फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम। आपको पता होगा कि कोज वाले टर्म्स में कोज 90 की वैल्यू क्या होती है 0 और कोज 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो कोज 0 की वैल्यू 1 और कोज 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हम कह सकते हैं जो फ्लक्स रहेगा वो कोस थीटा के भी क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट साइन के। यहाँ साइन नहीं लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, कोस। वो रीज़न क्या है आपको यहाँ पता चल चुका है, ठीक। अब उसके बाद अगर इन तीनों इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, वो कांस्टेंट क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। क्लियर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद ए सरफेस। इसको क्या लिखेंगे हम वेक्टर फॉर्म में, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल ई डॉट ए। ई डॉट ए मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है न्यूटन ओवर कूलम, और एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, और कैसा होगा 0। कैसा होगा 0। तो आपको याद रखना है, ये एक सरफेस मैंने ड्रा कर दिया है, इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी तो फ्लक्स होगा निगेटिव, बाहर निकलेंगे तो फ्लक्स होगा पॉजिटिव, और 0 कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा 90। क्लियर, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।